बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे और एक्टिवली स्टडी कर रहे होंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माशाल्लाह अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं एंटी टेस्ट में, और बहुत से ऐसे हैं बेटे, जाहिर है ये सबके साथ इशू चल रहा है कि वो कहते हैं सर कुछ हम आंसर टिक करते हैं तो वो बाद में रीस्टोर नहीं हुए होते। तो बेटे ये सबके साथ ही मामला चल रहे हैं। एट दी एंड जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों का रह गया बेटे, मेरी दुआएं आप सब बच्चों के साथ हैं। और डू योर 100%। आप जितनी ईमानदारी से टेस्ट कर सकते हैं आप करें, एक्टिवली आप टेस्ट कर सकते हैं आप करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज के लेक्चर को। आज का हमारा मेन काम है, आज हमने FLP1 को बेटे डिस्कस करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, और सॉल्व करने के बाद ही यकीनन आप इसके डिस्कशन सुन रहे होंगे। बेटे फर्स्ट MCQ में वो कह रहा है कि बताएं स्पेसिफिक हीट किसकी ज़्यादा है। बेटे फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपके पास चार्ली ऑप्शन। उसकी वजह यह है कि उसने आपको 3 तरह की कर्व्स दी हुई हैं। देखो ये आपके पास C कर्व है, ये आपके पास B कर्व है, ये आपके पास A कर्व है, और बेटे ये टेम्परेचर है और ये हीट है। अब समझने वाली बात ये बेटा, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है डेल्टा Q/m डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट उसके लिए ज़्यादा होगी जिसका टेम्परेचर कम से कम होगा। तो टेम्परेचर जिसका कम से कम है बेटे, स्पेसिफिक हीट उसकी सबसे ज़्यादा है। तो समझने वाली बात है इन तीनों में जो C वाली कर्व है इसका टेम्परेचर सबसे कम है, क्योंकि इसकी हीट ज़्यादा ना, जिसकी हीट ज़्यादा जाहिर एक्स एक्सिस पे हीट है, इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है, वाई एक्सिस की वैल्यू कम है। तो स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा जो है बेटे वो पॉइंट C की होगी। C पॉइंट जो है उसकी स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखिएगा, यू हैव 12 कैपेसिटर्स। बेटे सेकेंड MCQ का जो राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन है, वो आपको कह रहा है कि आपके पास 15 कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटेंस 15 फैरेड है, और आपने आंसर 150 फैरेड लेके आना है। अब बेटे ज़रूरी नहीं होता, अच्छा इसमें ना अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये 15 के 15 ही यूज़ होने चाहिए। ये अपने दिमाग में बात रख लें, ज़रूरी नहीं है हम 15 के 15 ही यूज़ करें। ऐसा भी हो सकता है हम 15 में से 10 कैपेसिटर यूज़ करें, 5 यूज़ करें, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 कैपेसिटर्स को पैरेलल लगा दूं, आपको पता है C इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है N/C। ये कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला है। तो N आप अगर 10 कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं, हर एक की कैपेसिटेंस 15 है, तो देखो आंसर आपके पास 150 फैरेड आ जाता है। या माइक्रो फैरेड में अगर ले रहे हो तो 150 माइक्रो फैरेड आ जाए। तो इसका राइट आंसर ये है कि आप इनमें से 15 की बजाय आप सिर्फ 10 कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगा दें। अगर आप पैरेलल में लगा देंगे तो आंसर उसका 150 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, MCQ नंबर 3 जो है बेटे, इसका राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन है। चूंकि आप बच्चों को पता है कि CP - CV जो है बेटे ये R के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है ना, इट्स वेरी सिंपल। CP - CV इज इक्वल टू R। तो बेटे एक जगह लिखा हुआ है A, एक जगह लिखा है B, तो जाहिर है आप A और B आपस में इक्वेट कर लें। देखो लेफ्ट साइड भी एक पे लिखी है CP - CV, दूसरे की भी लेफ्ट साइड है CP - CV। अगर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड बेटे राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इसका आंसर आपके पास होगा अल्फा ऑप्शन A इज इक्वल टू B। उसके बाद देखिए MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओहम, इट इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, द कंडक्टेंस इज। कहता है रेजिस्टेंस 5 ओहम है, आपने इसको स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो कंडक्टेंस क्या होगी। बेटे इसका 4th MCQ का राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली ऑप्शन। आपको पता है ये फार्मूला होता है R इज इक्वल टू ρL/A। अगर बेटे आप लेंथ को डबल करेंगे, कॉमन सी बात है ना, स्ट्रेचिंग से जब आप लेंथ को डबल करते हैं तो बेटे एरिया हाफ हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप लेंथ को डबल कर रहे हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा। ये सिर्फ स्ट्रेचिंग का केस, और आप सब बच्चों को याद है ये केस हमने क्लास में बार बार डिस्कस किया हुआ है। अब बेटे 2 इधर डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगी 4 × ρL/A, यानी कि रेजिस्टेंस जो है बेटे ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो गिवन रेजिस्टेंस आपके पास थी 5, 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, ये 20 ओहम आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हो गई रेजिस्टेंस, लेकिन उसने रेजिस्टेंस नहीं हमसे पूछी, उसने बेटे हमसे क्या पूछी है, कंडक्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। तो आपने सिंपली इस केस में ये फार्मूला अप्लाई करना है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो बेटे ये वैल्यू आपके पास 20 है, तो 1 को आप 20 पे डिवाइड कर लो, तो ये 0.05 आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी कंडक्टेंस की। मोहो में ओहम का इन्वर्स यूनिट होता है मोहो। नेक्स्ट देखिएगा बेटा MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 का बेटे राइट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। आपने सिंपली फार्मूला यूज़ करना है Q इज इक्वल टू डेल्टा U + W। ये जनरल फार्मूला होता है, लेकिन वो कह रहा है इफ़ हीट एनर्जी ऑफ 100 जूल इज टेकन आउट, आप हीट बाहर निकाल रहे हैं,
हीट बाहर निकालने का मतलब होता है नेगेटिव हीट। देखो ना, हीट एंटर करोगे तो पॉजिटिव, बाहर निकालोगे तो नेगेटिव। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है बेटे, आप नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ये इसमें कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब आप हीट एंटर करवाते हैं वो पॉजिटिव होती है, हीट को बाहर निकालते हैं वो नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है बेटे, ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए बेटे, आपके पास वैल्यू Q की है -100 इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस बेटे W की आपके पास वैल्यू है 400। अब सॉल्व कर लो, माइनस का 400 इधर आके प्लस का 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 + 400 इज इक्वल टू डेल्टा U। तो डेल्टा U की आपके पास वैल्यू बेटे 300 जूल आ जाएगी, 300 जूल, ये इसका आंसर होगा 300 जूल। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कहता है कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो बेटे ये तो एक सिंपल सी बात है, हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो पाथ डिपेंडेंट हो। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आप कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी का स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा कि कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। जो नहीं है बेटे उसका आंसर हीट होगा। हीट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। MCQ नंबर 7 देखिएगा बेटे, 7 का राइट आंसर आपके पास डेल्टा ऑप्शन। बेटे ये जो RT/P है, देखो जनरली तो फार्मूला ये होता है ना, PV = nRT। n की आप वैल्यू 1 यूज़ कर रहे हो तो ये आपके पास आ जाएगा PV = RT। आप R की वैल्यू निकाल लो तो ये आपके पास PV/T आ जाएगी। तो इसको आप आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और बेटे ये CP - CV के इक्वल भी होता है। जाहिर है PV = nRT से जब आप n की वैल्यू 1 लगाते हो तो आपके पास R की वैल्यू आ गई PV/T। उसके बाद आपको पता है कि CP - CV जो है बेटे, ये भी R के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला भी R के इक्वल है बच्चों, ये वाला फार्मूला भी R के इक्वल है, तो दोनों ही इसके सही ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ CV कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बेटे MCQ नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है आपके पास अल्फा ऑप्शन। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। आप बच्चों को पता है गैमा का फार्मूला होता है CP/CV, ये गैमा का फार्मूला है। बेटे जाहिर है CV से डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा गैमा CV = CP। पहला काम तो आपने ये किया, ये क्वेश्चन बना ली। अब जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना ली, उसके बाद आपको पता है कि बेटे ये फार्मूला है CP - CV = R। CP की वैल्यू है बेटे आपके पास गैमा CV - CV = R। आप CV कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा गैमा -1 = R। तो बेटे आप CV की वैल्यू निकाल लो, ये आपके पास आ जाएगी R/γ -1। ये CV की वैल्यू होगी R/γ -1। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट MCQ में MCQ नंबर 9 में वो क्या कह रहा है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। 9 MCQ में वो कह रहा है बेटा कि साउंड सोर्स इज मूविंग इन अ सर्कल विद एन ऑब्जर्वर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे की वर्ड है सेंटर। आपको पता है सेंटर पॉइंट से हर जगह का डिस्टेंस सेम होता है। अगर सेंटर पॉइंट से हर जगह का डिस्टेंस सेम है बेटे, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो 9 MCQ का आपके पास राइट आंसर होगा बेटे चार्ली ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा MCQ नंबर 10, अ मूविंग बॉडी मस्ट नीड टू हैव। बेटे इसके ऑप्शन सारे ही बनते हैं, लेकिन इसका बेस्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी। मैंने अब ये भी PMC के सैम्पल पेपर से लिया गया है, तो ये बच्चों को पेपर में आया भी है। उसकी वजह ये बच्चे कहते हैं सर ये सारे आंसर क्यों नहीं होंगे। बेटे इसमें ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं है। अगर ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन होती तो सारे ही आंसर होते, लेकिन एटलीस्ट जो मूविंग बॉडी होती है उसकी एक लाजमी एनर्जी होनी चाहिए जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा MCQ नंबर 12। MCQ नंबर 12 में वो कह रहा है व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस। बेटे 12 का राइट आंसर 11 मेरे ख्याल से रह गया, 11 पहले सॉल्व कर लें। 11 का बेटे राइट आंसर आपके पास है 11 MCQ का, दैट इज़ बीटा ऑप्शन। बेटे आपने सिंपली इसमें ये फार्मूला यूज़ करना है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV²। ये आपको पता है जनरल फार्मूला है। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे, हाफ इंटू C की वैल्यू आपको उसने दी हुई है 4 माइक्रोफेरेड, 4 × 10⁻⁻⁶, और बेटे V की वैल्यू है 400, तो ये आ जाएगा 400 × 400, क्योंकि स्क्वायर है तो 400 × 400। सॉल्व कर लो बेटे, ये 2 2s are 4। अब बेटे 2 4s are ये 8 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखो 8 × 10⁻⁴, क्योंकि ये भी 2 0 है, ये भी 2 0 है, 10⁻⁴ हो गया, और आगे लिखा बेटे 10⁻⁻⁶। तो ये आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻²। तो बेटे 8 × 10⁻² का मतलब है 0.08, ये इसका आंसर होगा जॉल में। तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने सिंपली एनर्जी का फार्मूला हाफ CV² अप्लाई करना था, तो आपके पास इसका जो है ना बेटे आंसर आ जाना था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट MCQ में बेटे वो कह रहा है MCQ नंबर 12 में
देखो 12 का राइट आंसर आपके पास है चार्ली ऑप्शन। उसकी वजह यह है कि वोल्टेज ओवर करंट की रेशो, देखो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप वोल्टेज को बढ़ा लो, करंट को बढ़ा लो, आपको पता है इसकी जो रेशो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आती है और रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आंसर इसका रेजिस्टेंस ही रहेगा। तो वोल्टेज को इंक्रीज़ कर लें, करंट को इंक्रीज़ कर लें, जो रेशो का फैक्टर है डेट मस्ट बी कांस्टेंट, वो हमेशा इक्वल रहेगा, आर के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द थर्मिस्टर्स। तो बेटे 13 MCQ का आंसर आपके पास अल्फा ऑप्शन। क्योंकि ज़्यादातर थर्मिस्टर्स जो होते हैं बेटे इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। ये हमारी बुक की लाइन है। नेगेटिव का मतलब है कि जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। 14 MCQ देखिएगा, 14 MCQ का बेटे राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन है। इसमें आपने सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करना है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फार्मूला होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। सिर्फ आप बच्चों ने इसमें वैल्यूज लगानी, आंसर आ जाएगा। देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। आई की बेटे आपके पास वैल्यू है 12 ओवर 2 पाई बेटे आर, यानी कि डिस्टेंस की आपके पास वैल्यू है। डिस्टेंस आपने निकालना है, सॉरी ये आपने फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास 10 रेज़ टू पावर -6 ये वैल्यू। अब बेटे इसको सॉल्व कर लो, आर को आप इधर ले आओ। जब आप आर को इधर ले आओगे ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 इंटू 12 ओवर 2 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 इसके नीचे आ जाएगा बेटे। सॉल्व कर लो बेटे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करवाओ, ये 24 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, नीचे से -6 ऊपर आके +6 हो जाएगा। तो 24 इंटू 10 रेज़ टू पावर, जस्ट 1 सेकेंड ये देखिएगा, ये 3 इंटू 10 रेज़ टू -6 थी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 3 भी है बेटा। ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 4s are 12, तो ये आपके पास 8 रह गया। देखो ये वैल्यू जो है ना, इसकी जो वैल्यू है ये 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 है बच्चों। ये आपको वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 रेज़ टू -6। जब आप इसमें वैल्यू लगाते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। अब देखिएगा कि 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये आपके पास रिजल्ट होगा -1, ये रिजल्ट है बेटे इसका। नेक्स्ट देखिएगा MCQ नंबर 15, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स आपने निकालनी बेटे। इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, फोर्स आपने निकालनी है जो किसी कंडक्टर पे लग रही है। बेटे फोर्स का ये फार्मूला होता है F = ILB। चूँकि परपेंडिकुलर कह रहा है यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगेगी, चूँकि 90 डिग्री के ऊपर फोर्स हमेशा मैक्सिमम हो जाती है। तो आपने 15 MCQ में सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये आंसर आपके पास 1.2 आ जाएगा। जस्ट सारी वैल्यूज़ गिवन है, क्योंकि sin 90 है ना, sin 90 पे वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, द डायग्राम शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट वायर दैट कैरीज अ स्टेडी करंट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द। इसका बेटे राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन। 16 का चार्ली इस वजह से राइट होगा क्योंकि हमें पता है कि देखो जो डायग्राम बनाई हुई है ना उसने, ऐसे ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट A है बेटे, ये वाला पॉइंट D है। अब वो बात कर रहा है कि पॉइंट X की बात कर रहा है, B के पास उसने X पॉइंट लिया, यहाँ पे X पॉइंट लिया। बेटे हमें पता है कि जब करंट किसी पॉइंट की तरफ जा रहा होता है ना, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होती है, जब किसी से अवे जाता है तो वहाँ पे रिपल्शन होती है। अगर दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है, अगर दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चूँकि इस पॉइंट के मुताबिक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये दोनों वे मूव कर रहे हैं। अवे का मतलब है इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर B और C दोनों वे मूव करें, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो बेटे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब है इनमें अट्रैक्शन होगी। सो इसका चार्ली ऑप्शन है। 17 MCQ देखिएगा, 17 में बेटे 17 का राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन है। वो आपको कह रहा है E/m वैल्यू। तो बेटा इट्स वेरी सिंपल, E/m वैल्यू आपको पता है चार्ज टू मास रेशो। तो बेटे चार्ज टू मास रेशो अगर आपने निकालनी है, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19, और बेटे मास जो प्रोटॉन का होता है इट्स 1.67 इंटू 10 रेज़ टू -27। सॉल्व कर लो अप्रोक्सीमेटली, इसको 0.9 या 1 लिख लो, 10 रेज़ टू पावर -19 प्लस 27, ये आ जाएगा 0.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये वैल्यू आपके पास आ गई। नेक्स्ट देखिएगा 18 MCQ। बेटे 18 का राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन, क्योंकि आप बच्चों को मैंने क्लास में रिलेशन लिखवाया हुआ है कि सीरीज़ के केस में, जब भी आप सीरीज़ की बात करते हैं, सीरीज़ के केस में बेटे हमेशा जो ब्राइटनेस होती है, आप जब भी सीरीज़ की बात करेंगे, सीरीज़ के केस में हमेशा ब्राइटनेस बेटे पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी पावर जितनी कम होगी उसकी ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी।
सीरीज़ के केस में एक्जैक्टली ये रिलेशन आपने हमेशा यूज़ करना है, जिसकी पावर जितनी कम होती है बेटे उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसकी ब्राइटनेस कम होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसका जो आंसर है बेटे वो अल्फ़ा ऑप्शन बनता है। चूँकि आप बच्चों को पता है कि हमेशा जब भी आप सीरीज़ की बात करते हो तो जितना छोटा बल्ब होता है वो उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस शो करता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा MCQ नंबर 19 MCQ का बेटे राइट आंसर आपके पास अल्फ़ा ऑप्शन। उसकी वजह ये वो आपको कह रहा है पैरेलल, अल्फ़ा ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि देखो ए का करंट ज़्यादा है। इसकी एक मैं आपको आसान तरीका इसका बताता हूँ। अगर आपने पैरेलल में चेक करना है ना, पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम होता है, करंट चेंज होता है, करंट यानी कि ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमें उस कर्व को टिक करना चाहिए जिसका वोल्टेज कम हो लेकिन करंट ज़्यादा हो, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होता है। तो अगर आप डायग्राम पे देखो तो ए वाली जो कर्व बनाई है, ए का करंट ज़्यादा, एक्स एक्सिस के क्रॉस करंट है। अगर ए का करंट ज़्यादा है तो और जाहिर सी बात है उसका वोल्टेज कम होगा, इसी को आप बेस्ट कहेंगे ये पैरेलल की कंडीशन है। पैरेलल में करंट चेंज होगा। अब बच्चे कहते हैं सर बी का भी तो करंट चेंज हो रहा है। बेटे आपने ज़्यादा करंट देखना है, ए वाले का करंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसका वोल्टेज कम है, तो बेस्ट आंसर इसका ए होगा। उसके बाद देखो बेटे MCQ नंबर 20 का राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन। बेटे आपको पता है अगर दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक में ये डायरेक्शन है एक में ये डायरेक्शन है, इनके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ट्वाइस हो जाती है, डबल। मैंने आपको इसके केसेस करवाए हैं। अगर दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, अगर सेम डायरेक्शन होती है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड 0, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये बेटे इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिएगा बेटे 21 MCQ जो है इसका राइट आंसर आपके पास बीटा ऑप्शन। आपने करंट निकालना है बेटे, करंट का फार्मूला होता है E/R+R, ये करंट निकालने का फार्मूला। अब समझने वाली बात है बेटे, एक सेल की EMF 2 वोल्ट, अगर 4 सेल है तो EMF कितनी होगी 8 वोल्ट, डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 4 सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 4 की कितनी होगी बेटे 4 ओम। इसका मतलब है ये 6 है, ये आपके पास 4 ओम इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि एक की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है तो बेटे 4 की कितनी होगी 4 ओम। सॉल्व कर लो, आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 10, 8 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब है 0.8 एम्पियर, ये आपके पास आंसर आएगा 0.8 एम्पियर। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबेज ओहम्स लॉ। डायोड, बेटे डायोड जो है वो तो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। आपको पता है कि ओहम्स लॉ को सिर्फ ओहमिक डिवाइसेस जो कि कंडक्टर हैं सिर्फ वही ओबे करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है और कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरेड है, आपने चार्ज निकालना है। बेटे 23 का आपके पास राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। आपने इस पर सिंपली ये फार्मूला यूज़ करना है Q = CV, और बेटे Q की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज की वैल्यू है 1, तो बेटे ये आपके पास 100 माइक्रो कॉलम इसका आंसर आ जाएगा। माइक्रो में रहने दो क्योंकि आंसर माइक्रो में। नेक्स्ट देखिएगा 24 में आपने क्या काम करना है बेटे, 24 में ये फार्मूला यूज़ करना है B = μ0 N/L/I, ये फार्मूला। अब बेटे उसने आपको लेंथ की रेशो दी हुई है और टर्न्स की रेशो दी हुई है। देखो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की रेशो बनाते हो तो ये बनती है B1/B2 = N1/N2 मल्टीप्लाई बाय L2/L1, ये आपके पास लेंथ की रेशो आएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के इन्वर्सली है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। अब बेटे इसकी रेशो बना लो, ये आपके पास आ जाएगी B1/B2 = जो टर्न्स रेशो बेटे आपको गिवन है, जो नंबर ऑफ टर्न्स रेशो है वो बेटे 2:1, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2/1 इंटू लेंथ रेशो जो है वो 1:2 थी, लेकिन L2/L1 है तो ये बेटे आपके पास 2/1 आ जाएगी वैल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो ये आंसर आ जाएगा 4:1। इसमें सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि ऊपर L2 है नीचे L1 है, और इसमें कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट MCQ में 25 का जो राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि एब्जॉर्ब डोज जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपने पढ़ा फार्मूला D = E/M, अगर एनर्जी को डबल करोगे एब्जॉर्ब डोज डबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 26 में वो क्या कह रहा है। 26 में बेटे आपको पता है अल्फा बीटा और गैमा में सबसे मेन चीज़ ये है, अल्फा पार्टिकल लेस डेविएट क्यों होता है, क्योंकि वो भारी पार्टिकल होता है। जितना भारी पार्टिकल होगा वो कम बेंट होगा, जितना हल्का पार्टिकल होगा वो ज़्यादा बेंट होगा। अल्फा बीटा और गैमा में जो सबसे कम बेंडिंग शो करता है वो अल्फा है, क्योंकि अल्फा का मैस प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो 26 का राइट ऑप्शन आपके पास होगा बेटे बीटा ऑप्शन। 26 देखिएगा, 27 देखिएगा। 27 में वो कह रहा है कि पहले अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, फिर बीटा, फिर गैमा, न्यूक्लियन नंबर कितना चेंज होगा।
तो 27 का बेटे आपके पास डेल्टा ऑप्शन होगा। देखो अगर अल्फा पार्टिकल लिमिट होता है ना, अगर आपको पता है अल्फा पार्टिकल लिमिट होता है, तो अल्फा पार्टिकल के केस में एटॉमिक मास में से 4 माइनस होता है, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होता है, ये अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब है न्यूक्लियन नंबर आपका A-4 चेंज हो गया अल्फा पार्टिकल में। उसके बाद वो कह रहा है कि न्यूक्लियन नंबर चेंज बताओ, अब बीटा डीके भी करवा लो। इसका जो राइट आंसर है बेटे ये देख लें, ये मेरे मुताबिक इसका अल्फा ऑप्शन बन रहा है -4। अब देखो ये आपके पास रिजल्ट आ गया A-4 Z-2। अब बेटे आप इसमें बीटा डीके भी करवा लो। बीटा डीके के केस में सपोज कर लो एक नया न्यूक्लियर W बन जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास एज इट इज़ रहेगा, एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा। क्योंकि बीटा पार्टिकल के केस में एटॉमिक मास को कभी चेंज नहीं करना, वो पॉजिटिव बीटा हो या नेगेटिव बीटा हो, एटॉमिक मास कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास देखो, इस केस में अगेन न्यूक्लियर नंबर A-4 और ये Z-1 आ गया। न्यूक्लियर नंबर A-4 ही रहा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है। अगला देखिए 28 का राइट आंसर है बेटे आपके पास डेल्टा ऑप्शन। 28 में क्या करना है बेटे, जाहिर है कॉपर और जर्मीनियम में दोनों को कूल कर रहे हो, तो कॉपर के केस में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है कॉपर का टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जर्मीनियम का टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ऑपोजिट है ना दोनों के, कॉपर और वो, अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली है, जर्मीनियम इनवर्सली है। तो राइट आंसर बेटे आपके पास डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 29 MCQ। 29 में क्या कॉन्सेप्ट है या आपने इसमें क्या करना था। 29 MCQ में वो बेटे आपको सिंपली कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट, आपने टाइम निकालना है। बेटे ये फार्मूला होता है S=12 GT²। आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं और आपने टाइम निकालना है तो फ्री फॉल का केस आता है ना, S=12 GT²। डिस्टेंस आपको गिवन है बेटे 20 मीटर, =12, g की वैल्यू बेटे 5 है और टाइम की वैल्यू आपने निकालनी है T² आ जाएगा आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 20 = 2 5 × 10 × T²। इसका मतलब T² की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। हमने सिंपली फ्री फॉल का केस यूज़ किया, क्योंकि जब आप एक बॉडी को फ्री फॉल करवाते हैं तभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी फ्री फॉल से करना आपने। अब देखो ये T की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, 2 सेकेंड, ये टाइम की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा MCQ नंबर 30 क्वेश्चन में क्या है बेटे, वो कह रहा है इफ इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वी आर इंक्रीजिंग पोटेंशियल। बेटे आपको पता है चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप जितना पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे चार्ज उतना इंक्रीज होता जाएगा। टोटल तो चार्ज कांस्टेंट रहता है लेकिन फॉर द टाइम बिंग इंक्रीज होगा। 31 देखें, 31 में क्या कॉन्सेप्ट है। 31 का बेटे राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। बेटे आपको पता है डायलैक्ट्रिक रखने की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा डायलैक्ट्रिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा डायलैक्ट्रिक होगा कैपेसिटेंस बढ़ेगी, अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी वोल्टेज उतना कम होता जाएगा। तो जब आप डायलैक्ट्रिक रखते हैं कैपेसिटेंस बढ़ती है, वोल्टेज कम हो जाता है। उसके बाद देखिए बेटा द एरिया बिटवीन द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम अलोंग वाई एक्सिस। बेटे इंपल्स होगा 32 का अल्फा ऑप्शन, क्योंकि इंपल्स का फार्मूला होता है F×T। अगर आपके पास ये F है, ये आपके पास टाइम है, तो ये इंपल्स का फार्मूला ना I=F×T, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है डैट इज इंपल्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में वो आपको कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटे सिंपल सी बात है, वो आपको इसमें पूरी एक कहानी दे दी और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का पूछ रहा है। बेटे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमेशा फोर्स के इक्वल होता है। 33 का बीटा ऑप्शन, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है डेल्टा P ओवर डेल्टा T जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है बेटे ये हमेशा फोर्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बेटे मैंने क्लास में भी सॉल्व करवाया। 34 का राइट आंसर है डेल्टा ऑप्शन। 34 में करना क्या आपने ज़रा ये देख लें ध्यान से। बेटे आप इस तरह से डायरेक्शन बनाएं, आपको पता है ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब बेटे वो आपको कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड जो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ गई, और पैरेट ने फ्लाई किया 5 मीटर पर सेकेंड साउथ की तरफ। यहाँ पे पैरेट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब आप मुझे खुद बताओ बेटे, रिलेटिव वेलोसिटी के केस में जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है हम हमेशा ऐड करते हैं। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी कैसे आएगी, आप 10 में 5 को ऐड कर दोगे, आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस करवाए हुए हैं ना, कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो आपने ऐड करना है, जब भी सेम डायरेक्शन होगी तो आपने हमेशा माइनस करवाना है रिलेटिव वेलोसिटी में।
क्योंकि यहाँ पे हम रिलेटिवली ले रहे हैं ना कि ट्रेन इस तरफ गई, पैरेट इस तरफ गया, तो एक दूसरे के लिहाज से जब आप लेते हैं तो आप रिलेटिव की बात कर रहे होते हैं कि रिलेटिवली ये आंसर होगा। अब देखो ये वेलोसिटी आ गई, आपको पता है ये फार्मूला S इज इक्वल टू VT जो जनरल फार्मूला है। बेटे S की वैल्यू आपके पास 150 है, इज इक्वल टू V की वैल्यू बेटे 10 है और टाइम आपने निकालना है। जब आप टाइम की वैल्यू निकालोगे तो 150 डिवाइडेड बाई 10 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15, टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। 150 डिवाइडेड बाई 15 है बेटे, ये 15 है इसकी वैल्यू, तो 150 को आप 15 पे डिवाइड करो तो ये आपके पास 10 सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। 10 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। इसमें पहले आपने ये चेक करना होता है कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, उसके मुताबिक ऐड कर दो। ऐड करने के बाद S इज इक्वल टू VT लगाओ, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटे 35 का राइट आंसर आपके पास डेल्टा ऑप्शन। आपको पता है कि ये फार्मूला होता है R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4H, ये फार्मूला है। तो H की वैल्यू निकाल लो, ये R/4 आ जाएगी अगर आप मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे टेंजेंट 45 लगाएंगे तो 1 आएगा ना। मैक्सिमम की जब आप बात करेंगे तो ये फार्मूला होता है H इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद देखें 36, बेटे ये बुक की लाइन है। 36 का राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। एक वो कहता है कि फाइटर प्लेन इज चेजिंग अनदर प्लेन व्हेन इट ओपन फायर इट स्पीड। बेटे जब वो फायर ओपन करता है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब कई बच्चे समझते हैं वो ज़्यादा होगी, बेटे जितना वो फायर ओपन करता जाएगा जाहिर सी बात है उसके रिस्पेक्टिवली स्पीड कम होती जाएगी जितना वो फायर ज़्यादा करता जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड रिड्यूस होगी, कम होगी, पहले से ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा 37 का राइट आंसर है बेटे बीटा ऑप्शन। 37 में आप बच्चों ने क्या करना था कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, वो कहता है मोमेंटम ऑफ हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगी। बेटे यही फार्मूला है 2mk इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो कह रहा है कि बेटे मोमेंटम को ऑफ कर दो, यानी कि पी डैश को p/2 कर दो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है बेटे वो E/4 हो जाएगी आपके पास। जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ओवर 4 वैल्यू आ जाएगी, ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा अ बॉडी एट रेस्ट। बेटे ये बहुत अच्छा MCQ है। 38 का राइट आंसर है चार्ली ऑप्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQ और ये बहुत लॉजिकल है। वो कहता है एक बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया और उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दो बातें बता रहा है, स्टार्ट भी रेस्ट से किया और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, दो बातें बता गया। अब वो कहता है कि उसने कवर किया डिस्टेंस x इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में डिस्टेंस s कवर किया। बेटे इसका मतलब है आपने जनरल फार्मूला लगाना है S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। डिस्टेंस पहले वाला x है इज इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू बेटे आपके पास 10 है और टाइम वो कह रहा है 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना कि आपको वो बता रहा है कि शुरू में डिस्टेंस x है और 5 सेकेंड है। देखो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 25। बेटे ये आपके पास वैल्यू आ गई 125। इसको आप इक्वेशन नंबर A बना लो, फर्स्ट इक्वेशन बना लो। जितना भी उसने हमें डाटा दिया मैंने उसके मुताबिक फर्स्ट इक्वेशन बना ली। कहता था डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड के लिए मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया हुआ है S इज इक्वल टू G/2 2n-1। बेटे या बच्चों को मैंने शॉर्टकट लिखवाया हुआ है, याद है आपको कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड आपने ये शॉर्टकट यूज़ करना है। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लो, सिर्फ आप इसमें वैल्यूज लगाओ। S की जगह पे आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू 5, ठीक है। इधर n की जगह पे आप 1 लगाओगे तो ये अंदर आपके पास आ जाएगा 2-1, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का मतलब n की वैल्यू 1 है। सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आपके पास 5, 2-1 आ गई, तो इसको आप x डैश कह लो, x डैश की वैल्यू 5 आ गई। इसको इक्वेशन B बना लो। पहला काम आपने ये किया कि जो उसने डेटा आपको बताया आपने उसके मुताबिक इक्वेशन A बना ली और इक्वेशन B बना ली, दो इक्वेशंस बना ली। अब बेटे डिवाइड कर दो इक्वेशन A और B को। इक्वेशन A की लेफ्ट साइड A है, x है, इक्वेशन B की लेफ्ट साइड x डैश है। इक्वेशन A की लेफ्ट साइड 120, राइट साइड 125 है, B की राइट साइड 5 है। सॉल्व कर लो, 5 2 ज़ा 10, 2 आगे कैरी होगा, 5 5 ज़ा 25। देखो ये आ गया x ओवर x डैश इज इक्वल टू 25। x डैश को आप उधर ले जाओ क्योंकि आपने x डैश की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप x डैश को इधर ले आओगे तो ये वैल्यू आपके पास x ओवर 25 आ जाएगी। x डैश की वैल्यू x ओवर 25, ये रिजल्ट होगा आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, नेक्स्ट कह दिया हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज अल्फा ऑप्शन। 39 का बेटे अल्फा ऑप्शन, ये बुक की लाइन है, मैंने आपको कहा कि इस तरह की रट्टे वाली चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा
40 का जो राइट आंसर है बेटे वो अल्फा ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है? वो कहता है एक्सेलरेशन पहले 4 है, अब आपने एक कार के साथ एक और कार उसी मैथ के अटैच कर दी। आप खुद देखो कि एक्सेलरेशन जो है बेटे ये मैथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक कार आपके पास, आपने एक और कार उसी मैथ के अटैच कर दी है, तो मैथ तो डबल हो गया। अगर मैथ को आप डबल कर रहे हैं लॉजिकली, तो एक्सेलरेशन जो है बेटे वो हाफ हो जाएगा, हाफ। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि आप मैथ्स को डबल कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन की पहले वैल्यू जो है बेटे वो 4 थी, तो इसको 2 पे डिवाइड करके 2 रह जाएगी वैल्यू। 41 देखिएगा, 41 में बेटे 41 में वही अल्फा बीटा गैमा डिकेस के कॉन्सेप्ट हैं। 41 का राइट आंसर है बेटे बीटा ऑप्शन। ये आप सब बच्चों को पता है कि अल्फा डिके के केस में एटॉमिक मास में से 4 माइनस होता है, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होता है। बीटा डिके के केस में एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर में एक ऐड होता है, और गैमा डिके में कुछ भी नहीं होता। तो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो बेटे 42 जो एमसीक्यू है, 42 का राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन। वो कह रहा है कि सोर्स साउंड का जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो। तो बेटा अगर सोर्स साउंड का मूव कर ऑब्जर्वर की तरफ, तो V/V माइनस US इंटू एफ, बेटे ये फार्मूला होता है जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है। तो आपने ये काम करना है, F' इज इक्वल टू V/V माइनस V/3, और बाहर लिखा हुआ है बेटे F। सॉल्व कर लो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी F' इज इक्वल टू V/3, एलसीएम लो 3V माइनस V, और बेटे बाहर F लिखा हुआ है। इसका मतलब फाइनली आपके पास आंसर इस तरह से आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी F' इज इक्वल टू V/2V/3, और बाहर लिखा हुआ F। बेटे ये V से 4 हो जाएगा, 3 डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, F' की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू F। F का मतलब है गिवन फ्रीक्वेंसी, जो आपको गिवन फ्रीक्वेंसी है बेटे वो 100 है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 300 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटे आंसर 150 आ जाएगा, 150 हर्ट्ज। उसके बाद अगला देखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 बॉडीज एट इंक्लाइन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू टाइम एक्सिस। 43 का बेटे चार्ली ऑप्शन। आपने इसमें सिंपली करना है कि टेंजेंट थीटा निकालना है, टेंजेंट 60 ओवर टेंजेंट 30। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, तो सिर्फ टेंजेंट थीटा दोनों का ले लो, आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा 44 में वो क्या कह रहा है? 44 एमसीक्यू में वो कह रहा है बेटे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 80 सेंटीमीटर। तो बेटा एक वाइब्रेशन का जो डिस्टेंस होता है, एक मुकम्मल वाइब्रेशन का कभी भी आप डिस्टेंस लोगे तो बेटे ये इक्वल होता है 4x0 के। एक वाइब्रेशन का डिस्टेंस 4x0 होता है। इसका मतलब है ये आपके पास वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, ये इक्वल आ जाएगी 4x0। तो x0 की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 4, तो x0 की आपके पास वैल्यू बेटे 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो 20 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। 45 देखें, 45 में आप बच्चों ने सिंपली क्या करना है बेटे, लीनियर स्पीड निकालनी है, v इज इक्वल टू r ओमेगा लगाएं, ये वैल्यू भी 2 है, और बेटे ये वैल्यू भी आपको 2 गिवन है, तो आंसर 4 मीटर पर सेकंड आ जाए। तो इट्स वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू r ओमेगा यूज करें जस्ट। 46 देखिएगा, 46 में वो कह रहा है कि सेमी सर्कल का केस है। बेटे आप बच्चों को पता है कि जब भी कोई बॉडी सेमी सर्कल बनाती है, तो सेमी सर्कल के केस में 46 में क्या होगा, सेमी सर्कल के केस में डिस्टेंस होता है पाई आर। जब भी कोई बॉडी सेमी सर्कल बनाएगी तो डिस्टेंस पाई आर होगा बेटे। जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r के इक्वल होता है सेमी सर्कल के केस में, क्योंकि हाफ सर्कल बन रहा होता है। तो बेटे रेशो ले लो आप इसकी, वो रेशो आपको कह रहा है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो बेटे ये पाई आर है, ये आपके पास वैल्यू 2r है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई/2 रिजल्ट आ जाएगा, ये आंसर होगा। 47 देखें, 47 का बेटे राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। इसका मैंने आप बच्चों को शॉर्टकट लिखवाया हुआ है, इट्स वेरी सिंपल। तो आपको पता है जो न्यू टाइम है वो इक्वल होता है 24 ओवर n स्क्वायर, ये शॉर्टकट है। मैंने मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर इसलिए लिखवाया था, मैंने कहा था वो 1 ओवर में आपने वैल्यू लेनी है। अगर जनरली लिखना है आपने, तो देखो आपके पास 1 ओवर n है, तो ये 1 ओवर n स्क्वायर आएगा। मैं आपको लिखवाता हूँ, ये देखो ये फार्मूला मैंने लिखवाया हुआ है ना, टी न्यू इज इक्वल टू टी गिवन इंटू n स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने आपको लिखवाई। अब वो कह रहा है कि n की वैल्यू आपके पास 1/n है, उसने आपको दिया हुआ डेटा में कि r की वैल्यू, रेडियस को 1 ओवर n कह रहा है, यहाँ पे n रेडियस है, तो ये आपके पास आ जाएगा टी न्यू इज इक्वल टू टी गिवन मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर n स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू होगी। तो ये आपके पास आ जाएगा टी न्यू इज इक्वल टू टी गिवन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए बेटे 49 MCQ। 49 MCQ में क्या कॉन्सेप्ट है? 49 MCQ में वो कह रहा है बेटा 49 का राइट ऑप्शन है बेटे चार्ली ऑप्शन। उसने आपको फोर्स की वैल्यू दी है, फोर्स आपके पास है बेटे 5 + 3x न्यूटन में, और बेटे डिस्प्लेसमेंट आपके पास 4 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करो 4 आ जाएगा। तो फोर्स में पहले वैल्यू लगाओ, तो ये बेटे 5 + 3 ये 4, यहाँ पे ये फोर्स आ गई, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 4 है। सिंपली वर्क डन निकालना ना, वर्क डन का फार्मूला होता है FD। तो x की वैल्यू आपके पास 4 थी, वो कैसे मैंने निकाली? 6 में से 2 को माइनस किया, तो बेटे ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई 5 + 12, और बेटे बाहर लिखा हुआ है 4। बेटे ये आ गई 17 × 4, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करवा लो, 68 आपके पास जॉल में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटे 50 MCQ। 50 MCQ का बेटे राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। सिंपली आपने दोनों का एरिया निकालना है, सिंपली आपने दोनों का एरिया निकालना और कुछ भी नहीं करना। जस्ट पहले आपके पास रेक्टेंगल है, दूसरी ट्राइंगल, सिर्फ एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 51 देखिएगा, 51 में बेटे राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है r⍵², आपको पता है। r की वैल्यू 0.25 को 1/4 लिखो, ओमेगा की आपको वैल्यू गिवन है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो 2 × 2 पाए, क्योंकि हमने रेवोल्यूशन को हमेशा रेडियन में रखना होता है, इसका स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओमेगा जो है वो हमेशा रेडियन पर सेकेंड में होती है। वो अगर रेवोल्यूशन में आपको दे रहा है तो रेवोल्यूशन को रेडियन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/4, 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर होगा 16π²। सॉल्व कर लो बेटे, ये आपके पास 4π², इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये आंसर होगा 4π²। नेक्स्ट देखिएगा 52 MCQ। 52 MCQ में बेटे आपने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। 52 का राइट आंसर आपके पास चार्ली ऑप्शन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालना? ω_f - ω/t। तो बेटे ω_f 0 है, ω की वैल्यू 3 है, और टाइम आपके पास 18 है, तो -3/18 आ जाएगा। जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे तो -0.167 ये वैल्यू आ जाएगी। 53 देखिएगा, 53 में बेटे वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। सिंपली आपने वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड अप्लाई कर देना है 53 में। वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड का मतलब है वेलोसिटी इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, ये फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 300, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.20, यानी कि 2/10 आप कह लें, ये आपके पास वैल्यू है। तो बेटे ये 0 इधर आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3000 / 2, ये आंसर आ जाएगा 1500 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ 54। 54 में वो कह रहा है कि अगर लेंथ को डबल किया जाए तो इंडक्टेंस क्या होगी? 54 का राइट ऑप्शन है बेटे चार्ली ऑप्शन। बेटे इंडक्टेंस का ये फार्मूला होता है L = μ0n² AL, ये फार्मूला। अब वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि L जो है बेटे ये नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्मॉल n का मतलब होता है n/L, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n/L। स्मॉल n का मतलब है सिंगल टर्न, कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। चूँकि यहाँ पे n/L आएगा तो खाली n के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटे अगर आप n को डबल करोगे तो L की वैल्यू जो है बेटा ये 4 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से इंडक्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। 55 देखिएगा, 55 MCQ में वो क्या कह रहा है? 55 का राइट आंसर आपके पास अल्फा ऑप्शन। बेटे आपने इस पर सिर्फ फेराडेज लॉ लगाना है, E = n/B∆A/∆t, ये फेराडेज लॉ है। अब वो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड को B से आपने 4B कर दिया, तो ये आपके पास आएगा। n को आप बेशक रहने दें क्योंकि n की वैल्यू हम जनरली 1 लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखो 4B में से आप B माइनस कर दो, 3B आएगा, मैग्नेटिक फील्ड माइनस होगी, 3AB लिख लो चूँकि A एज इट इज़ /∆t। तो ये इसमें कॉन्सेप्चुअल बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट MCQ देखिएगा बेटा 56 MCQ, वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोटॉन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोटॉन का फार्मूला आपके पास ये होता है अल्फा ऑप्शन। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोटॉन QB/2πm होती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का बेटे रेसिप्रोकल होती है, तो अगर टाइम पीरियड का फार्मूला 2πm/QB है तो ये QB/2πm होगा। तो ये बेटे हमारी डिस्कशन थी जो कि हमने FLP1 जो है बेटे डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और बेटे कोशिश करें 100% करें, बिल्कुल रोमर्स पे यकीन ना करें, बस आप ये सोच के जाएं टेस्ट देने कि हमने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके अपना मैक्सिमम करना है। मेरी दुआएं आपके साथ है बेटा, इंशाल्लाह ताला आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें और दुआ में याद रखें।